विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पद्मा मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज के व्याख्यान में मैं आपको राजनीति विज्ञान में का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, इसमें मैं आपको शक्ति क्या है, शक्ति, सत्ता और बल में क्या अंतर है, शक्ति के स्रोत कौन कौन से हैं और शक्ति की क्या क्या सीमाएं हैं, इन सब पर मेरा आज का व्याख्यान रहेगा। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि शक्ति समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार कौटिल्य के अनुसार दंड शक्ति है और हमारा समस्त भारतीय साहित्य दंड शक्ति के महत्व से भरा हुआ है। और पाश्चात्य राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी यही देखा जाता है कि शक्ति की राजनीति का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि बेकर के अनुसार राजनीति शक्ति से अपृथक नहीं है, अर्थात राजनीति को शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता है। तो राजनीति विज्ञान में शक्ति एक केंद्रीय अवधारणा रही है, जिसके सारे राजनीति विज्ञान को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। आर.एम. मैकाइवर, बायस्टैंड, वाटकिंस, विलियम ए. रॉबसन आदि के द्वारा भी ऐसे विचार व्यक्त किए गए हैं जिसमें उन्होंने शक्ति को केंद्रीय अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया। जैसा कि लॉर्ड एक्टन का कथन था कि शक्ति भ्रष्ट करती है, निरंकुश शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। तो इसी के साथ साथ मैं आज आपको शक्ति का अर्थ और व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि रॉबर्ट बायस्टेड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। इस प्रकार रॉबर्ट बायस्टेड ने शक्ति को परिभाषित किया और मैकाइवर ने शक्ति को परिभाषित करते हुए कहा कि शक्ति होने से हमारा अर्थ व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने और निर्देशित करने की क्षमता से है। इसी तरह ऑर्गेन्स्की ने कहा कि शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। लॉसवेल, कैप्लान और हर्बर्ट साइमन ने शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हुए कहा कि शक्ति का उपयोग करते हुए दूसरों की नीतियों और कार्यों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। तो शक्ति का बहुपक्षीय प्रभाव माना गया है। मैकाइवर के अनुसार शक्ति एक बहुपक्षीय तत्व है। जैसे कि उदाहरण देते उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल पर कुछ शक्तियाँ हैं, तो ये कहना पूर्णतः निरर्थक न तो भी बहुत अधिक उपयोगी नहीं है। शक्ति का सही रूप जानने के लिए हम अनेक बातों को उल्लेख कर सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री का शक्ति का स्रोत क्या है, क्षेत्र क्या है, उन शक्तियों का आधार क्या है और मंत्रिमंडल पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रधानमंत्री कौन कौन से साधन अपनाता है, मंत्रिमंडल पर उसकी शक्ति की मात्रा कितनी है तथा वो शक्ति कितनी व्यापक है। अतः हम इन परिभाषाओं के आधार पर शक्ति के संबंध में 3 बातें कह सकते हैं। पहला, राजनीतिक शक्ति धारण करने वालों में उच्च अधीनस्थ का संबंध प्रकट होना स्वाभाविक है। दूसरा, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंततोगत व सामान्य जनता पर होता है और उसे सत्ता का प्रयोग करने वालों की बात माननी पड़ती है। तीसरा, राजनीतिक शक्ति मनोवैज्ञानिक संबंध प्रकट करती है, न कि भौतिक संबंध। इसी तरह से शक्ति का बल, प्रभाव और सत्ता से क्या संबंध है और क्या भेद है। तो सबसे पहले हम जैसे कि शक्ति और बल का अध्ययन करते हैं, तो ये माना जाता है कि शक्ति और बल एक ही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि शक्ति प्रच्छन्न बल है और बल प्रकट शक्ति, और शक्ति की पृष्ठभूमि में बल रह सकता है, लेकिन शक्ति अप्रकट तत्व है और बल प्रकट तत्व है। बल का अर्थ है शास्त्रीय सेंसेशन की प्रयुक्तियों प्रतिबंधों की व्यवस्था, जिसमें साधारण जुर्माने से लेकर प्राणदंड तक को भी शामिल किया जा सकता है। और इस तरह से शक्ति एक मनोभाव और पूर्ण क्षमता है जो कि बल को संभव बनाती है। जैसे कि रॉबर्ट बायस्टेड ने कहा कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। वास्तव में बल शक्ति का एक रूप है, किंतु बल ही शक्ति नहीं है। और बायस्टेड ने शक्ति के 3 रूप बताए: बल, प्रभुत्व और प्रभाव। अब है राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति में क्या अंतर है। मॉर्गेंथो ने राजनीतिक शक्ति को मनोवैज्ञानिक शक्ति माना, जिसके अनुसार मनुष्य दूसरे मनुष्यों की क्रिया और मस्तिष्कों पर नियंत्रण रखता है, और सैनिक शक्ति दमन का वास्तविक प्रयोग है। जब हिंसा या दमन का वास्तविक प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ है कि सैनिक या अर्धसैनिक शक्ति के पक्ष में राजनीतिक शक्ति ने अधित्याग कर दिया है। इसी तरह से शक्ति और प्रभाव में क्या समानता है। ब्रायश और बारात ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पावर में इन दोनों में अनेक असमानताएं बताई हैं। दोनों औचित्यपूर्ण हो जाने के पश्चात ही प्रभावशाली होते हैं,
प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है और शक्ति प्रभाव को, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति और प्रभाव में एक दूसरे से जुड़े होते हुए निम्न अंतर है। शक्ति दमनात्मक होती है और उसके पीछे कठोर भौतिक बल और प्रतिबंधों का प्रयोग होता है। जब शक्ति का प्रयोग करते हैं तो शक्ति से प्रभावित होने वाले व्यक्ति या समूह के पास उसे स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता, जबकि प्रभाव स्वेच्छापूर्ण और मनोवैज्ञानिक होता है और प्रभावित होने वाले व्यक्ति या समूह के पास सदैव उसके अनुपालन के विषय में अनेक विकल्प मौजूद होते हैं। दूसरा, शक्ति प्राय शक्तिधारक के पास एक स्वतंत्र तत्व के रूप में रहती है और उसका प्रयोग शक्तिधारक दूसरों की इच्छा के विरुद्ध और प्रतिरोध के होते हुए कर सकता है, जबकि प्रभाव संबंधात्मक होता है और उसके सफलता का आधार प्रभावित व्यक्ति की सहमति या स्वीकृति होती है, अर्थात प्रभाव प्रभावित व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर होता है। शक्ति को प्रजातंत्रात्मक माना जाता है। वह प्रतिशक्ति को आमंत्रित करती है और भय डर पर आधारित होती है। इसके विपरीत प्रभाव को पूर्णतः प्रजातांत्रिक माना जाता है और प्रभाव का अनुपालन स्वेच्छा से किया जाता है। चौथा अंतर है शक्ति के प्रयोग पर एक सीमाएं लगी होती है। जैसे शक्ति कितनी भी अधिक क्यों न हो, लेकिन उसे किसी न किसी तरह के प्रभाव के सहारे की आश्रय की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो शक्ति कैसे हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी या प्रतिबंधों के अभाव में उसका पालन नहीं किया जाएगा। जबकि प्रभाव की शक्ति असीमित होती है और प्रभाव प्राप्त करने पर उसका खुलकर प्रयोग लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि प्रभावक और प्रभावित के बीच एक सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है। और पांचवा अंतर है शक्ति को सभ्यता और संस्कृति के बाहरी तत्व के रूप में समझा जाना चाहिए। उसका प्रयोग निश्चित, सीमित और विशिष्ट रूप से किया जा सकता है और उसके प्रयोगकर्ता का स्वरूप प्राय सुनिश्चित हो, जबकि प्रभाव प्राय व्यक्तिगत, अमूर्त और अस्पष्ट होता है। अगले व्याख्यान में मैं आपको शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है, शक्ति सत्ता का क्या संबंध है, इस पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद।